हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल कशिश प्रो में। दोस्तों, आपने सुना होगा पहले हमारी पौराणिक कथाएं और हमारे ग्रंथ और पुराण ऐसे कहते हैं कि हमारा पृथ्वी पूरे कछुए के पीठ पे है। कोई कहता है शेषनाग के ऊपर है। पर जब आज हम फिजिक्स और साइंस की दृष्टि से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि पृथ्वी तो किसी के ऊपर नहीं है। पृथ्वी तो ग्रेविटेशनल फोर्स में बंधी हुई है। ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सूर्य के अंदर नाभिकीय संकलन, मतलब हीलियम और हाइड्रोजन का आपस में फ्यूजन जो जल रहा है आपस में लड़के, तो इसकी ऊर्जा से प्राप्त होने वाली जो एक खिंचाव है उसमें बंधे हुए हैं। तो ये तो हैरान कर देती है चीजें। बहुत ज्यादा हैरानी वाली बातें हैं ये कि हमारी अर्थ है वो अपने आप में कितना उसके अंदर मास है, वजन है, आयतन है, उसका कितना वॉल्यूम है, इतना ज्यादा वजनी। क्योंकि हम अपने समाज लेवल पर जब टन मेगा टन में बात करते हैं तो हम ओ ये वाला रिएक्शन हो जाता है कि यार कितना भारी चीज है यार। सोचो हमारी अर्थ कितना वजनी है, और अर्थ के साथ साथ सोचिए उस अर्थ को थामने वाला हमारा तारा सूरज कितना ज्यादा पावरफुल है। और सोचो हमारा सूरज भी तिनका लगता है कुछ ऐसे बड़े तारों के सामने। जो एक नाम जैसे टी ओ 1 टन करके 800 कुछ नाम है उसका। इतना भारी सूरज, इतना भारी तारा मौजूद है इस यूनिवर्स में, सोचो। और उससे भी बड़ा, वो भी अगर एक टाइम को हम कहें कि वो भी बड़ा ना, वो भी एक तिनका उससे आगे वाले से बड़े। ये विशालता क्रम अनुसार डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ती है, घटते से बढ़ते क्रम की ओर बढ़ती चली जाती है। पहली हैरान करने वाली चीज। और सोचो कि अगर मैं ऐसा मानूं कि आप अक्सर ऐसा कहते हैं ना, लोग सवाल उठाते हैं कि यार एक बात बताओ, टाइम निकला बिग बैंग से 13.8 बिलियन साल पहले एक बिग बैंग हुआ था, जिससे माना जाता है कि यूनिवर्स की शुरुआत हुआ है, हमारे ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ है। लेकिन बात वहीं यहीं है, यहीं आके एक फंस जाती है। समझ में नहीं आता है कि ये जो बिग बैंग है, लोग कहते हैं कि इसमें से टाइम निकल रहा है, स्पेस निकल रहा है, सब चीज है, एनर्जी निकल रही है, मैटर निकल रहा है। और तो फिर ये बिग बैंग कहाँ हुआ है? मतलब जब स्पेस ही नहीं है, टाइम नहीं है, तो बिग बैंग कहाँ हो रहा है? तो हमारे यूनिवर्स में सोचिए कि ऐसी बहुत सारी डार्क जगह है जहां पे कुछ भी नहीं है, जहां पर हमारे पूरा मिल्की वे गैलेक्सी जैसी अरबों गैलेक्सी बीच में घुस सकती थी, आ सकती थी उसके डायमीटर के अंदर, लेकिन वहां कुछ भी नहीं है, कोई मैटर नहीं। वहां कोई मैटर नहीं है तो क्या सच में वहां कुछ नहीं है? नहीं, वहां शक्ति के वेव्स हैं। एक वेव्स मतलब ऐसी ऊर्जा है, ऐसी पावर है जो दिखाई देती ही नहीं है। कोई भी रोशनी ना वो लेती है ना ही देती है, जिसे हम डार्क मैटर, डार्क एनर्जी भी कह देते हैं दोस्तों। लेकिन सोचिए कि इसी को अब हम ब्रह्मांड पर अप्लाई करते हैं तो सोचो 13.8 बिलियन पहले जहां हम कह रहे हैं कि भैया ये बिग बैंग कहाँ हुआ, क्या ये एक ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां पे, जहां आपको हमें लग रहा है कि कुछ नहीं है, वहां पे ऊर्जा तो है। और क्या ऊर्जा के कारण, ऊर्जा के अंदर एक ऐसी ठंडी वीरान काली अंधेरी जगह इमेजिन कीजिए, अगर आपको खड़ा कर दिया जाए, आपकी आंखें खुली हैं, आप कितने ज्यादा 1 से 2 मिनट के अंदर व्याकुल हो जाता बंदा, एकदम घबरा जाता है कि यार ऐसा कैसे हो रहा, मेरी आंखें खुली है, ना तो मैं कुछ देख पा रहा हूँ, ना मेरे कान एकदम सुन, एकदम कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं हाथ पैर मार रहा हूँ, मुझे कोई चीज, मतलब हमें आसपास स्पेस है, स्पेस में रखी वस्तुओं से ही पता चलता है, स्पेस का अनुभव होता है। वहां कोई वस्तु नहीं, अगर आप कुछ भी करें वहां पे, निकलना चाहे भी तो भी नहीं निकल सकते, इतना ही बड़ा बड़ा खाली खाली जगह है। तो ये बहुत ही अचंभे वाली बातें हैं। और सोचिए कि मुझे ये भी अचंभा बड़ा लगता है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 99% मास हमारा सूर्य के अंदर, वजन जिसे हम कहते हैं, वो सूर्य के अंदर है, तारे के अंदर, हमारे सूरज के अंदर। और ओनली 1% में हमारे सारे ग्रह आते हैं, 8 ग्रह, सारी एस्ट्रॉइड बेल्ट वगैरह सब चीज आ जाती है 1% के अंदर। आप सोचिए ये कितने अचंभे वाली बात है कि एक सूरज इतना बड़ा होने के बाद और वजनी होने के बाद भी उसका खुद का अस्तित्व जीरो हो जाता है, और चीजों की तुलना में ब्रह्मांड में जो फैली हुई है। और इस पूरे हमारी मिल्की वे को हम जब करते हैं कि स्पिन कौन कर रहा है, कौन मूव कर रहा है, मूव तो ये एक धारा में बह रही है,
कहते हैं कि एक ग्रेट अट्रैक्टर जिसे हम कहते हैं, कहीं धारा है, एक बहुत ही हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के जब पैमाने पर देखते हैं तो हमें एक कॉस्मिक जाल जैसा दिखता है, पूरा यूनिवर्स एक कॉस्मिक जाल है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये भी एक तिनका लगने लगता है हमारे अदर सोलर सिस्टम्स के मुकाबले में। दूसरा मैं ये बड़ा अचंभा लगता है कि 1300 करोड़ साल का इतिहास, अगर कोई गलत कहता है, कोई कहता है कि भाई मनुष्य को अभी 100 200 300 सालों में विज्ञान का प्रयोग करा है, पांच से आज से 50 60 60 हजार 70 हजार साल के पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया है, मतलब सोचने समझने की क्षमता विकसित हुई है। 10 12 हजार साल पहले हम खेती करना सीख पाए हैं। 1300 करोड़ के साल में सोचो, ये 6 7 हजार साल में सारी चीजें बनी हैं और हम इन सारी चीजों से प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। अनुभव होता है, अनुभव तो जो होता है उसके हम कई बार शब्दों में बयान नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसके लिए कोई शब्द बना ही नहीं है। आप हम कह देते हैं कि ये चीज अच्छा है, ये बुरा है। ये अच्छा और जो बुरा जिस चीज पर है, ये वो चीज है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक हेड है, एक सिक्के पे एक टेल है, लेकिन ये जो हेड और टेल है, ये है कहाँ? ये खुद में क्या है? ये वो सिक्का है, जो वो मेटल है जिससे वो बना है एक सिक्का। तो इन शॉर्ट हम कह देते हैं कि सारा यूनिवर्स बिग बैंग से बना है। पर बिग बैंग क्या है? बिग बैंग मुझे ऐसा लगता है उस शांत, अगर हम इमेजिन कीजिए कि सारा मैटर हम गायब कर देते हैं, अब हमें क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा, जिसे हम डिफॉल्ट कलर ब्लैक भी कह सकते हैं। तो ऐसे ठंडे स्थान पर, ब्लैक स्थान पर सोचिए, जहां पे हमें तुम्हें ऐसा लग रहा है कुछ नहीं था, वहां पे भी अगर वेव्स है, ऊर्जा है, और उसके अंदर क्वांटम फ्लक्चुएशन होता रहता है। क्वांटम फ्लक्चुएशन मतलब एक क्वांटम जिस प्रकार से एक गति की अवस्था में रहता है, हिलने वाली पोजीशन में रहता है, ठीक इसी प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि करोड़ों ब्रह्मांड उस कॉस्मिक जाल के अंदर और बाहर बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। उनके बनने और नष्ट होने को जो हम अरबों सालों में हमारे सूर्य की आयु से गिनते हैं, या हमारे गैलेक्सी की आयु से गिनते हैं, या गैलेक्सी में या अदर गैलेक्सी के तुलना में जो गिनते हैं, ये बहुत ही कम होते हैं। सोचिए हायर डायमेंशन है उसके लिए, तो ये जो सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड बनना और नष्ट होना जो है, ये कुछ पल ही तो हो सकता है, कुछ पल, कुछ सेकंड, मिली सेकंड हो सकता है। तो ये जो क्वांटम फ्लक्चुएशन है, ये भी एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। एक परमाणु के अंदर सोचिए 99% उसका जो वजन है वो न्यूक्लियस के पास होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ न्यूक्लियस के पास 99% मास होता है। 1% में जो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर स्पिन कर रहा है, उसमें भी आप उसकी गति और उसके मोशन को नहीं पकड़ पा रहे हो। तो ये एक एटम पे अगर लागू हो रही है, जब उसके अंदर 99% स्पेस खाली है, 0.0000001% न्यूक्लियस है, और वो अपने आप में 90% वजन को होल्ड कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन 0.0001% के हिसाब से ही वो ऊपर बाहर वजन रखता है और घूम रहा है। मासलेस जिसे हम कह देते हैं, कि हमें ऐसा प्रतीत होता है वो कभी एक न्यूक्लियस के आस परमाणु की संरचना देखेंगे जब, तो न्यूक्लियस के आसपास हम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक बादल जाले शेप में के अंदर, बादल वाला शेप, मतलब वो बादल कैसे बन रहा है, वो कभी इधर प्रकट होता है, कभी इधर 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 इधर, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो स्पिन कर रहा है, और किस तरह से कर रहा है, वो अप टू डाउन कर रहा है, डाउन टू अप कर रहा है, नहीं, किसी भी सिंगुलर उसमें मोशन में बहुत तेज स्पिन करता है, जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम बता ही नहीं सकते इतना, जिसे हम खाली फ्लक्चुएशन के रूप में हमें दिखता है। अभी हम सोच सकते हैं क्या ये ब्रह्मांड एक फ्लक्चुएशन तो नहीं है, कि ये पूरा ब्रह्मांड एक खाली फ्लक्चुएट कर रहा हो, बनता हो, बिगड़ता हो। जो अभी मुझे ऐसा लगता है, मैंने कई ऐसी थ्योरी सुनी है, मुझे ऐसा समझ में आता है कि मैं जो हूं, अगर मैं पैदा हुआ हूं या आप पैदा हुए हैं, तो आपका लाइफ में आप 25 30 साल बाद, 40 साल बाद क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें पहले से ही फिक्स है। आप सोचिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपके जो कर्म होंगे ना, आपकी कर्म
आपके फ्यूचर को शेप देंगे। पॉसिबिलिटी सारी हैं। हमने एक मैथ का चैप्टर है 10th क्लास में, पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज सॉरी, तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, उसमें हमें एक पासे का उदाहरण दिया जाता है कि दो पासे होते हैं, दो पासे आपके लूडो खेलने वाले दो पासे जिसको हम फेंकते हैं, तो उसमें कितने प्रकार की पॉसिबिलिटीज होती हैं? 36 केसेस होते हैं। जिन्होंने पढ़ा होगा मैं तो उनको ऑलरेडी पता होगा कि उसमें अगर हम फेंकते दोनों पासों के एक साथ तो उसमें एक एक आ सकता है, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छह, इसी तरह से दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छह, इस तरह से 36 केस बनते हैं, छह छह एक से लेके छह छह तक। तो ये 36 केस में से आएगा सिर्फ, आप फेंकोगे एक ही केस, एक ही केस, और सोचिए उसके रिपीट होने के चांस अपने आप में बहुत कम हो जाते हैं। और 36 मतलब आपका बस नहीं चल रहा है वहां पे कि आप किसी एक को फिक्स करके ला पाए। इसी चीज को प्रकृति की भाषा में, साइंस की भाषा में रैंडमनेस कहते हैं। जो रैंडमनेस है, ये रैंडमनेस हमें यूनिवर्स में भी देखने को मिलती है और एक परमाणु के अंदर भी देखने को मिलती है। वो जो रैंडमनेस है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रैंडमली मूव कर रहा है, रैंडमली वो कहीं पे भी हमें एक रोशनी ब्लिंक के रूप में दिखता है और गायब हो जाता है। और ये जो रैंडमनेस ही एक, सोचिए कि कई प्रकार के जीवन को उत्पत्ति में सहायक हुई है। ये जो हम वैरायटी देखते हैं, हम अगर हम एक आंख से देखें, मतलब एक आंख से देखने का मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी जानवर हैं, इन जानवरों की दृष्टि से देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं भी एक जानवर ही हूं। आप और हम ये समाज में 800 करोड़ होमोसेपियंस भी एक जानवर हैं। इस जानवर ने अपने आप को बड़ा इसलिए समझ लिया है क्योंकि खाली एकमात्र एक ऐसा जानवर है जो सोच पा रहा है, समझ पा रहा है। सोच से भी सभी हैं, सभी जानवरों के अंदर भी कॉन्शियसनेस है, चेतना है, पर वो इतनी हाई लेवल पे नहीं है कि वो चीजों को इमेजिन कर पा रहा है, प्रिडिक्ट करता है, कुछ चीजों को अंदाजा लगाता है और उसको तार्किक तार्किक सवाल पूछ सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी तार्किक दृष्टि बहुत अच्छी होती है। तो एकमात्र एक ऐसा जीव जो तार्किक दृष्टि अच्छी होने की वजह से उसको ईगो में बैठा लेता है, अहम में बैठा लेता है। आज आप और हम देख रहे हैं, ईरान लड़ रहा है, यूएस लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, समाज में, वर्ल्ड में, संसार में कितनी ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं, एक लड़ाइयां नहीं है। यूक्रेन रूस का मामला अलग चल रहा है, थाईलैंड कंबोडिया कभी लड़ने लगते हैं, कभी चाइना ताइवान का लड़ाई चल रही है, कोरिया, जापान, ये वो, आप जितने भी देशों के नाम ले लो, जहाँ जो लड़ाइयाँ हो रही है ना, इसको भी मैं एक शब्दों में कह देता हूँ कि एक श्राप टाइप का है। मनुष्य को जैसे एक प्रॉफिट हुआ है ना कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन एवोल्यूशन से, कि दिमाग अच्छी चीजें सोच पा रहा है, बहुत बड़े लेवल पर सोच पाता है, लेकिन वही दिमाग कुछ गलत चीजें भी सोचता है। जैसे कि हम कहते हैं एक सिक्के के दोनों पहलू। ये जो गलत दिमाग, गलत वे में सोचा जाता है, इसका भी कारण, मूल कारण होता है अज्ञानता, अनएजुकेटेड लोग, ऐसे लोग जो शुरुआत से ही, इनकी भी गलती नहीं है। अगर आप डीप में जाओगे और डीप में जाओगे तब आपको पता चलेगा इनकी भी गलती नहीं होती है। ये डिपेंड करता है आप किस माहौल में, किस समाज में आपका जन्म हुआ है, आपके आसपास रहने वाले लोगों की मानसिकता आपके प्रति कैसी है, आपको वो कैसी शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि एक बच्चा तो ये अपने आप ही नहीं चीज़ सीख सकता, और उसे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसका दिमाग को डेवलप किया जाता है अच्छी चीज़ें से, मोरालिटी से। और जो नैतिकता की बात आती है तो नैतिकता भरा जीवन जीना ही एक चरम आनंद और सुख देता है। मुझे मेरा ऐसा मानना, नैतिकता में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। पहले तो जो नैतिक, हमें ये भी तो सवाल पूछना चाहिए, हमारी जो नैतिकता है क्या वो सच में हमारे लिए, ये समाज के लोगों के लिए नैतिक है? कई आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां नैतिकता का नाम देकर शोषण किया जाता है या हमारे अस्तित्व को नाश कर दिया जाता है, मतलब हमारे पर्यावरण का या उस पर बहुत प्रभाव भी देखने को मिलता है खाली। तो हमें थोड़ा समझदार बनने की जरूरत है। ऐसे होमोसेपियंस, हम बहुत ही ज़्यादा खराब और गलत प्राणी हैं, क्योंकि हमने जो हमारे पास पावर आई है, अगर हमें आत्मज्ञान या हम अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस को नहीं देखते, अंदर हम अपने आप में नहीं झांकेंगे, जब तक गड़बड़ रहेगी, मामला गड़बड़ रहेगा। और 800 करोड़ लोगों को, मैं मानता हूं कि 800 करोड़ लोगों को समझाना इतना आसान नहीं है, उनको कैसे समझा लेगा कोई व्यक्ति। लेकिन
जितने ज़्यादा जो लोगों के अंदर अवेयरनेस आप फैला सकते हैं, हम फैला सकते हैं। कई लोग मेहनत करते हैं इसी ऊपर। आचार्य प्रशांत को जब आप और हम सुनते हैं, तो सोचिए ऐसा व्यक्ति जो कितनी अच्छी-अच्छी बातों को बता रहा है, समझा रहा है, उसके अंदर ईगो, जिसे आप ईगो, या कुछ लोगों को समझती ऐसा लगता भी होगा ना कि ईगो ईगो वहाँ ईगो नहीं है, बात ये है समझाने का तरीका होता है। कई बार ऐसा होता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कई जैसा एक डायलॉग है। तो उसी तरह से आप प्रेमानंद महाराज के जब आप वचनों को सुनते हैं, या फिर किसी भी बाबाओं के वचनों को सुनते हैं, तो उसमें वो थोड़ा मधुर आवाज में, थोड़ा ठहरे हुए आवाज में, शांत आवाज में बात करते हैं। लेकिन जब हम आचार्य प्रशांत को देखते हैं, तो उनके द्वारा बोली गई बातें एकदम तीखी लगती हैं। थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ, हर्ट कर रही हैं दिल में। तो वो जो हर्ट करना है, आपका हर्ट होना है, वो वही असली सच्चाई होती है। क्योंकि ईगो जब हर्ट हो रही हो किसी चीज से, मेरा मानना है ईगो जब किसी चीज से हर्ट हो रही हो, तो समझ लेना कि वही काम अच्छा है, आपके भले का है, लेकिन ईगो वहीं हर्ट हो जाती है। तो हमें अपने आप पर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इस यूनिवर्स की बातों को हम देखते हैं, हमें इस यूनिवर्स की ऊंचाइयों को, इसकी दूरियों को देख देख कर शून्यता अपने अंदर बसाने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा मानना है समाज अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। हमारी होमोसेपियंस, हम इतने लकी नहीं है कि हम डायनासोर की तरह 22-20 करोड़ साल जिए। हमें जुम्मा जुम्मा भी 3 लाख साल ही हुआ है, 2-2.5 लाख साल हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। और बस एंड भी अगले, मुझे लगता है 2-3 दशकों तक हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा मामला। क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आ रही हैं यूएनए की, मतलब बहुत मौसम संबंधी जो रिपोर्टें हैं, क्लाइमेट चेंज से संबंधित, ये ऐसा दिखा रही हैं, बिल्कुल दिखा रही हैं कि हम अपने अंतिम पड़ाव में जाने वाले हैं। क्योंकि चेन रिएक्शन होता है, चेन सिस्टम होता है, ये फेल करने वाला है, ये कोलैप्स कर रहा है लगातार। तो कृपया करके मैं आपसे बहुत ज़्यादा अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार के कंटेंट को आप समर्थन दीजिए। कि क्योंकि लोगों के अंदर मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगी, लोग ऐसी हरकत करते रहेंगे। क्योंकि बेचारों को स्टार्टिंग से ही जो शिक्षा मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाता किसी भी कारण से, किसी भी वजह से। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, सामाजिक कोई समस्या हो सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों तक जब इस प्रकार के ज्ञान वाले कंटेंट, भारी कंटेंट जब ये जाते हैं, तो कुछ लोगों के सोचने समझने की थोड़ा तो बदलाव आता है। अगर आप माइनर चेंज भी लाएंगे, तो माइनर चेंज से बड़ा चेंज आता है। तो कृपया करके ऐसे कंटेंट को, इस प्रकार के कंटेंट को, मेरा आप कंटेंट मत कीजिए शेयर, मत कीजिए कमेंट, मत कीजिए लाइक, लेकिन अदर जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, मुझे डॉक्टर विकास जीवी कीर्ति की वीडियो, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसे टीचर हों समाज में, तो मेरा मानना है भारत, अमेरिका तो कुछ भी नहीं है। वही वाला डायलॉग क्या कहता था अमेरिका, तो वो भारत हकीकत में कुछ नहीं है। अमेरिका, भारत बहुत आगे जा सकता है। हमें विकास दिव्य कीर्ति जैसे टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी सोच मैं विकास दिव्य कीर्ति जी से बहुत प्रभावित हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आचार्य प्रशांत जी को भी मैंने जब से सुना है, समझा है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक शांति का अनुभव आया है। सच में मुझे ऐसा पहला एक सच्चा इंसान लगा जो मुंह पे कड़वा बात बोल सकता है, मुंह पे बोल सकता है, तुम हजम करो या ना करो। मुझे ओशो के विचार भी बहुत अच्छे लगते थे। हालांकि उन पे जो केस या फिर जो उन पे एलिगेशन लगाए गए हैं, वो भी एक मायने में काफ़ी हद तक वो गलत हैं। उसके ऊपर भी कई हम वीडियो बनाएंगे किसी दिन। लेकिन कृपया करके आप ऐसे लोगों का कंटेंट को शेयर कीजिए, कंज्यूम कीजिए और इनको समर्थन दीजिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगली एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।